अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन इथेरियम बेसिक्स। इस लेक्चर में हम इथेरियम नेटवर्क के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रीड करेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप करेंगे, सॉलिडिटी डेवलपमेंट करेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की डिप्लॉयमेंट और उनकी इंटरेक्शन की बात होगी, ये तमाम कॉन्सेप्ट्स उस वक्त हमारे बहुत काम आएंगे। ऑलराइट, सबसे पहले जो ब्लॉकचेन की सबसे पहली इम्प्लीमेंटेशन थी वो बिटकॉइन थी। बिटकॉइन एक बहुत सादा सा नेटवर्क था। उसमें एक जनरल पर्पस ट्रांजैक्शन होती थी, एक टू एड्रेस होता था, एक फ्रॉम एड्रेस होता था। ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती थी फ्रॉम एड्रेस से और टू एड्रेस तक उतनी अमाउंट पहुंचा दी जाती थी। इससे ज़्यादा हम इसमें कोई लॉजिक ऐड नहीं कर सकते थे। हम ये ज़रूर देख सकते थे कि जिस अकाउंट से पैसे डेबिट हो रहे हैं और जिस अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो रहे हैं, आइदर डेबिट होने वाले अकाउंट में उतने पैसे मौजूद हैं या नहीं हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लॉजिक उसमें ऐड नहीं की जा सकती। तो बहुत सारी लिमिटेशन थी बिटकॉइन के अंदर। बट अगर हम आजकल के दौर के एक जनरल पर्पस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को स्टडी करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें बहुत सारी लॉजिक्स होती हैं। जब एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है, लेट से आप एक पॉज ट्रांजैक्शन करते हैं, एक एटीएम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें से कुछ शेयर एज ए फीस नेटवर्क रख लेता है, वीज़ा या मास्टर कार्ड रख लेते हैं। जो ट्रांजैक्शन को प्रोसेसिंग करने वाली अथॉरिटी है वो कुछ अपना उसमें शेयर रख लेती है और इस तरह से डिफरेंट अकाउंट सेटल होते हैं। इसके अलावा उसकी कुछ प्री कंडीशंस होती हैं, कुछ पोस्ट कंडीशंस होती हैं। अकाउंट डॉर्मेंट नहीं होना चाहिए। अगर हम और कुछ कंडीशंस की बात करें, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि एक दिन में 10 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती। पर ट्रांजैक्शन जो है वो लिमिट 1 लाख की है या $1000 की है। $1001 एक ट्रांजैक्शन में नहीं हो सकते, तो ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो कि एक जनरल OLTP सॉफ्टवेयर करंटली एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जब हम बिटकॉइन को देखते हैं तो ये सारी चीज़ें तो हम उसमें प्रोग्राम नहीं कर सकते। उसके लिए क्या किया गया कि एक नया ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाया गया। इसके फाउंडर थे वितालिक ब्यूटेरिन और सर गेविन वुड, और इसके अलावा कुछ और को फाउंडर्स थे। इन्होंने एक नया ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस करवाया विच इज़ कॉल्ड इथेरियम, और इथेरियम को इन्होंने नाम दिया वर्ल्ड कंप्यूटर का। अब इथेरियम के अंदर ये कैपेबिलिटी रखी गई कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर खुद से एक प्रोग्राम बिल्ड करे, उसमें अपनी मर्ज़ी की लॉजिक्स लगाए जो भी उसकी बेसिस नीड्स हैं, और फिर उस प्रोग्राम को डिप्लॉय कर दे ब्लॉकचेन के ऊपर, इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। और हम इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से इथेरियम एक प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन बन गई। ऑलराइट, इसे वर्ल्ड कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का, जिसमें हमने कहा कि एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी से आप लेजर या रिकॉर्ड सिस्टम निकाल के उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अक्रॉस ऑल द नोड्स जो कि एक ब्लॉकचेन नेटवर्क के साथ एसोसिएटेड है। और फिर वो नोड्स अपने उस लेजर की, क्योंकि सबके पास सेम कॉपी है, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है, उसकी स्टेट को मेंटेन रखेंगे। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगी और ब्रॉडकास्ट होगी अक्रॉस द नेटवर्क, तो हर एक नोड उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करके अपने लेजर को अपडेट करेगा, ट्रांजैक्शन आगे जाएगी, और इस तरीके से वो तमाम नोड्स अपने लेजर को उस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली अपडेट कर देंगी। एट द एंड ऑफ दैट ट्रांजैक्शन कंप्लीट साइकिल, लेजर जो स्टेट ए में था हर एक नोड के पास, अब वो स्टेट बी में चला जाएगा, ए से ट्रांजिशन करके स्टेट बी में चला जाएगा, और हर एक नोड के लेजर के ऊपर स्टेट बी अब रिप्रेजेंट होगी। तो ये इनकी स्टेट सिंक्रोनाइज्ड होगी। दैट इज़ वाई इसे कहा जाता है कि ये एक वर्ल्ड कंप्यूटर है जो कि अपनी स्टेट को सिंक्रोनाइज रखता है। इथेरियम इज़ अ वर्ल्ड कंप्यूटर जो कि अपनी स्टेट को सिंक्रोनाइज रखता है। इससे आप मज़ीद ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक डिसकनेक्टेड कंप्यूटर जो कि नेटवर्क से, थेरियम नेटवर्क या किसी और नेटवर्क से डिसकनेक्टेड कंप्यूटर आपके घर पर है, और आप उसे कुछ इनपुट्स देते हैं, वो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, और उसके बदले में जो स्टेट एग्जीक्यूशन, जो फाइनल स्टेट बनती है, उसे अपने पास स्टोर कर लेता है। अब इसी तरह से डिफरेंट इनपुट्स अगर डिफरेंट लोग अपने अपने घर के कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करते हैं और उससे जो भी स्टेट बनती है उसे अपने पास सेव कर लेते हैं, तो क्या होगा कि इनकी स्टेट्स आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होगी। लेकिन इथेरियम नेटवर्क पे क्योंकि ये सब कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, तमाम नोड्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, दैट इज़ वाई वो अपनी स्टेट को अपडेट करती जाती हैं और एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करती जाती हैं।
अब हम आते हैं ईथर की तरफ। इथेरियम नेटवर्क पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय होते हैं और इसके अलावा भी इथेरियम नेटवर्क पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिटकॉइन के केस में करेंसी का नाम था बिटकॉइन। इथेरियम नेटवर्क पे जो करेंसी है उसका नाम है ईथर। अब इसमें एक चीज़ बहुत काबिल गौर है कि ईथर को एज ए करेंसी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। उसका मेन पर्पस एज ए करेंसी नहीं है। ईथर एक्चुअली एक यूटिलिटी टोकन है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि आपको याद होगा आर्केड गेम्स के कंसोल्स जो किसी एक गेमिंग जोन में लगे होते थे, जिसमें आप टोकन इंसर्ट करें, अभी भी होते हैं, आप उसमें टोकन इंसर्ट करें और गेम चलना शुरू हो जाती है, और जब वो टोकन का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है या फिर आपकी गेम ओवर हो जाती है तो वो टोकन इनवैलिडेट हो जाता है, आपको एक नया टोकन परचेज़ करना पड़ता है, आप उसे टोकन इंसर्ट करते हैं और फिर गेम, आर्केड गेम्स जो हैं वो दोबारा चलना शुरू हो जाती हैं। अब अगर हम ईथर को देखें तो ईथर का भी कुछ सोल इसी तरीके का पर्पस है। जिस तरह वो जो गेमिंग टोकन्स थे वो रियल करेंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। आप रियल करेंसी से वो गेमिंग टोकन लेते हैं, उनका एक पर्पस है, वो सिर्फ उस गेमिंग कंसोल में ही चलते हैं, उसके अलावा और वो किसी जगह पे नहीं चल सकते। मे बी वो किसी और गेमिंग जोन के कंसोल के अंदर भी ना चले, मे बी। तो यहाँ पे ईथर भी जो है वो एज ए यूटिलिटी टोकन काम कर रही है। जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो हमें उस एग्जीक्यूशन के लिए एक फीस रिक्वायर्ड है, एक यूटिलिटी टोकन रिक्वायर्ड है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेगा। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एज ए पावर सोर्स यूज़ होगा, एज ए फ्यूल यूज़ होगा, एज ए गैसोलीन यूज़ होगा। इस चीज़ को ईथर का नाम दिया गया और वो करेंसी जो इथेरियम के ऊपर इंट्रोड्यूस कराई गई एज ए यूटिलिटी टोकन इंट्रोड्यूस करवाई गई और उसे हमने ईथर का नाम दिया। अब एक आखिरी जो बिटकॉइन नेटवर्क के साथ या एक जनरल ब्लॉकचेन के साथ इथेरियम का डिफरेंस है, वो ये है कि बिटकॉइन को हमने एज ए रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट किया था। यानी बिटकॉइन की नोड की ब्लॉकचेन नोड जब भी किसी कंप्यूटर पर रन होगी तो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है बिटकॉइन का जिसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टैटिक है। वही इम्प्लीमेंटेशन हर कोई अपने पास इंस्टॉल करेगा, उसे चलाएगा, तो समझ लें उसकी बिटकॉइन की नोट अप हो गई और वो बिटकॉइन की माइनिंग भी कर सकता है और इस तरह के उसकी ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग भी कर सकता है। लेकिन इथेरियम में ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप जावा से वाकिफ़ हों तो जावा के अंदर इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट होता है। इंटरफेसेस का मतलब यह है कि आपको एक फंक्शन के सिग्नेचर दे दिए जाते हैं, कहा यह जाता है कि इसकी ये इनपुट्स होंगी और ये आउटपुट्स होंगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप जैसे मर्जी करें, वी डोंट केयर, जिस तरह की मर्जी लॉजिक लिखें, इसकी बस इनपुट ये होनी चाहिए और आउटपुट ये होनी चाहिए। यही चीज़ इथेरियम के अंदर भी है। इथेरियम की अगर किसी ने नोड को रन करना है, फुल नोड को रन करना है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करनी है, तो इथेरियम की कोई भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। बस उसके रेफरेंस है, उस रेफरेंस को या उसके रेफरेंस को बस आपने अबाइड बाय करना है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई स्टैटिक नहीं है।